हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी सीएचएसएल का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ, स्टेट पीसीएस, और जो बच्चे एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास जो रहेगी भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, मींस बाइलिंगुअल रहेगी। तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी। और पीवाईक्यू सीरीज़ का हमारा ये 18th लेक्चर है। इससे पहले 17 लेक्चर आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी एक बार देख लें। आप जितना पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, आपका जीएस का स्कोर उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा याद होंगी। आप इसे पीवाईक्यू रिवीजन और या फिर पीवाईक्यू मॉक टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट की तरह कर रहे हैं तो अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। और देखो, सारी चीज़ें हम यहीं याद करके जाएंगे। वीडियो को, लेक्चर को 2 से 3 बार देख लें, ठीक है। आपको कहीं और से पीवाईक्यू का रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट मैं 5 साल के पीवाईक्यू करवाऊंगा, एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके, ठीक है भाई। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो फर्दर नोटिफिकेशन है पीवाईक्यू सीरीज़ का, जो आने वाली क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ द कर्ड इज़। तो दही का पीएच मान क्या है? तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। देखो, मैं बताता हूँ आपको अटैम्प्ट कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखो, जो इसका पीएच वैल्यू है, ऑप्शन 1 में क्या दे रखा है, देखो, हायर देन 7। तो 7 से और 14 तक कौन से होते हैं? बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिक तो ये होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर देंगे। अब जाते हैं हम फोर्थ ऑप्शन पे। देखो, हायर देन द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। तो देखो, पीएच वैल्यू मिल्क से तो कम ही होगी कर्ड की, क्योंकि कर्ड एसिडिक होती है, दही खट्टी होती है मिल्क से ज़्यादा। तो उसका 0 से 7, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो दही का तो इससे कम ही होगा मिल्क से, तो ये वाला ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब एक आता है नियरली 7, और थर्ड जो ऑप्शन है वो है लोअर देन द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। देखो, नियरली 7 में इसने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि नियरली 7 मतलब कितना है कितना नहीं है। तो यहाँ पे इसने थर्ड ऑप्शन में कहा है लोअर देन द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। तो हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि देखो इसने पहले ही बता रखा है इसमें लोअर देन द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, मिल्क से कम है। तो ठीक है, मिल्क की ज़्यादा होती है पीएच वैल्यू, दही की कम होती है। हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमें नहीं पता है तो। बस ये पता है दही खट्टी होती है और दूध खट्टा नहीं होता है ज़्यादा, तो उसी से ही हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, देखो आंसर थर्ड, लोअर देन द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, मिल्क से कम होगी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा पीएच वैल्यू के बारे में। जो पीएच वैल्यू होती है मिल्क की, वो होती है 6। जब ये कन्वर्ट होती है दही में, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है 4.5 से 5.5 तक। तो दही का जो पीएच होता है 4.5 से लेके और 5.5 के बीच में होता है, ठीक है। दूसरा, दही में कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब दही बनती है दूध से, तो पीएच वैल्यू फ्रॉम 0 to 7, देखो जो 0 से 7 के बीच में होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। और पीएच जो होगा जब इक्वल होगा 0 के, तो हाईली स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन होगा। जब पीएच की वैल्यू 0 होगी ना, तो वो हाईली और स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अब देखिए पीएच वैल्यू फ्रॉम 7 to 14, देखिए 7 से और 14 के बीच में कौन सी होती है? बेसिक वैल्यूज़, बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन जब पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो होगी 14 के इक्वल होगी, तो वो हाईली बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? हाईली, या स्ट्रांगली बोल सकते हैं, या हाईली जो बेसिक सॉल्यूशन है वो रहेगा अगर उसकी पीएच वैल्यू 14 के इक्वल है तो, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़, 0 to 7, जब 7 से और 0 की तरफ आएंगे तो ऐसी जो सॉल्यूशन का एसिडिक मीडियम है वो इंक्रीज होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा 0 पर, ठीक है। अब देखिए 7 से जब 14, जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी 14 तक, ऐसे इंक्रीज होगा बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्गनेस उनकी उसकी इंक्रीज होगी बेस की सॉल्यूशन में। तो सबसे जो स्ट्रांगली बेसिक जो सॉल्यूशन होगा वो 14, जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 14 रहेगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पीएच की जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में। वैसे इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आता फिर भी निकाल सकते थे, आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। वो पीएच की जो फुल फॉर्म है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं उसे,
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस रिलीज और अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2021 यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनागुरेटेड द एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड फोरकास्ट, वेयर वॉज इट इनागुरेटेड। तो वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार, एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर लगाया एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार? तो आप सोचिए एक बार। तो इसका जो आंसर है वो है जम्मू में। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्स बैंड डॉपलर रडार के बारे में। देखो, ये यूज़ करता है रेडियो वेव्स को, और जो एक्स बैंड रडार है वो एक रडार है, एमिट करता है रेडिएशन इन एक्स बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, और वेवलेंथ अराउंड इसकी कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर। स्मॉलर वेवलेंथ की वजह से क्या होता है, जो रडार है प्रोड्यूसिंग इमेज ऑफ हायर रिजोल्यूशन, काफ़ी अच्छी इमेजेस देता है। ठीक है, तो रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग डिवाइस। तो इसमें यूज होती हैं रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, वेलोसिटी और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो रेडियो वेव्स होती हैं वो किस लिए यूज होती हैं? डिटरमाइन करती हैं डिस्टेंस को, वेलोसिटी को, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट डिवाइस के आसपास होता है। ठीक है भाई, तो इसको किस लिए यूज किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग में, जैसे थंडर स्टॉर्म आने वाला है, लैंडस्लाइड होने वाली है, या फिर जैसे मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स के लिए इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, एक्स बैंड जो रडार है, ये हमने देख ली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस पे ध्यान देना है, अलर्ट हो जाना है आपको नॉट देखते ही, नॉट द फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? कौन सा इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है? तो आपको बताना है, अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ थोड़ी सी भी पढ़ी हैं तो देखते हैं हम ऑप्शन। चलो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखो, ड्यूटीज़ आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नहीं। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल हैं, ड्यूटीज़ एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, ड्यूटीज़ आर इंस्पायर्ड फ्रॉम फर्स्टवाइल USSR, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। थर्ड देख लेते हैं, ऑप्शन थर्ड, ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है भाई, नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। ड्यूटीज़ आर इंटेंडेड टू सिक्योर द कंट्री, तो ड्यूटीज़ आर इंटेंडेड टू सिक्योर द कंट्री। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी इसकी ड्यूटी है, और ये भी इसकी ड्यूटी है। ये नहीं है, ड्यूटीज़ आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये जो ऑप्शन एक है ये वाला गलत है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नॉट पूछा है इन्होंने, यहाँ पे ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में बच्चे नॉट भूल जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ये पढ़ते ऑप्शन पढ़ते पढ़ते नॉट भूल जाएंगे। पर आपको नॉट पे अलर्ट हो जाना है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में देखो आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएंगे अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी में नोट पढ़ के ध्यान ही नहीं रहेगा आपको। लेकिन अगर आप नोट पे फोकस करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम में भी, और इसको जब मॉक टेस्ट की तरह लगाएंगे तब भी। ठीक है, तो ड्यूटीज़ आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नोट पूछा है, नोट में यही वाला आंसर है। अब देखिए, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं नॉन जस्टिसेबल हैं, मींस नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। कोई ऐसा लीगल सैंक्शंस नहीं है अगर वायलेशन हो जाता है, बट पार्लियामेंट एनफोर्स कर सकती है इनडायरेक्टली थ्रू लेजिस्लेशन के थ्रू, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रोहिबिट करता है डिसेक्शन और एनी काइंड ऑफ इंसल्ट टू नेशनल सिम्बल्स। अगर नेशनल सिम्बल्स की इंसल्ट करते हैं तो उन पे ये वाला लेजिस्लेशन लग जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट इनडायरेक्टली एनफोर्स कर सकती है लेजिस्लेशन के थ्रू। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़ इज स्पेसिफाइड एज द 10th फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 10वें मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट है। तो देखिए, इन्होंने पूछ ली 10th जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन सी है। अगर आपने देखो जनरली वैसे ये याद तो नहीं होती इनका सीक्वेंस, बट अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हैं तो वो निकाल सकते हैं।
देखो ये टू चेयर देखते हैं, चलो ऑप्शन से क्या है। देखो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है जो है वो सेकंड है, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली है वो रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम इंस्टीट्यूशंस आइडियल्स, ठीक है, वो है। और जो ये वाली है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। अब थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये वाला जो है 8th फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। और ये देखते हैं कौन सी है भाई, टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो ये 10th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है, इनको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तब ये ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। और किसकी रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। और देखो भाई, जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड करी गई थी कब? 86th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब? 2002 में। जो ये वाली ड्यूटी है, ये वाली, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। तो और देख लेते हैं, और ये किससे इंस्पायर्ड है? जो अस्ट्राइल USSR था, USSR, उससे इंस्पायर्ड है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और एक दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं सिटीजन्स के लिए। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं ये केवल सिटीजन्स के लिए होती हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं होती हैं, सिटीजन्स के लिए होती हैं ओनली, ठीक है, फॉरेनर्स के लिए नहीं होती हैं। तो ये हमने देख लिया अपनी फंडामेंटल ड्यूटी कंप्लीट, ठीक है। किसने रिकमेंड किया था, कब ऐड हुई थी, और कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं आपको थोड़ा याद रखनी है, क्रोनोलॉजी इनकी, ठीक है। तो देख लेते हैं अब। देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं उनके बारे में देखो। पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, नेशनल एंथम की और नेशनल जो फ्लैग है अपना, ठीक है, आइडियल्स और कॉन्स्टिट्यूशन की। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाल्स एंड इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? प्रमोट हारमनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, और ट्रांसेंडिंग रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। अब 6 क्या कह रही है? वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। वैल्यू और प्रिजर्व करना है जो कंट्री का हेरिटेज है, ठीक है। 7 फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, इंक्लूड फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर। तो प्रोटेक्ट, इम्प्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। 8 फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। 9th फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है और वायलेंस को त्यागना है। 10th फंडामेंटल ड्यूटी क्या कह रही है? स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ endeavor एंड अचीवमेंट। 11 फंडामेंटल ड्यूटी क्या कह रही है? तो ये कहती है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years, and this duty was added by 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये 11 ड्यूटीज़ हैं, आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उसके पास क्वेश्चन का बैंक ख़त्म हो गया है तो ऐसे ही पूछेगा घुमा फिरा के,
तो आपको भी ऐसे ही याद करनी है और आंसर भी ऐसे ही देना है घुमा फिरा के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5th, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज एंड माउंटेन्स रेंज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित पठारों और पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम चुनिए जो भारत के दक्षिण से उत्तर तक स्थित है। तो ये पूछ रहा है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसका आंसर क्या है। देखो, इसका आंसर अगर आपको थोड़ी सी लोकेशन पता है तो बड़ी इजीली आप इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे? देखो जो ऑप्शन 4 है इज़ द राइट आंसर। कैसे? देखो, डेक्कन प्लेटो, अब हम दिखाते हैं। देखो, ये मैंने भाई ये मैप लिया है मैंने, तो आपको समझाने के लिए है ये केवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है कौन सा? डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो है, उसके ऊपर यहाँ पे पड़ती है सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज, इससे ऊपर पड़ती है विंध्यान रेंज, ठीक है। ये है विंध्यान रेंज और यहाँ पे पड़ता है कौन सा प्लेटो? मालवा प्लेटो। तो नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ पूछा है, साउथ टू नॉर्थ हमने बता दिया है। सबसे पहले जो है डेक्कन प्लेटो, सतपुरा रेंज, विंध्यान रेंज एंड देन मालवा प्लेटो। तो ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि डेक्कन डेक्कन प्लेटो कहाँ है, ठीक है। अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, सीजीएल का पेपर हुआ है प्री का, उसमें भी एक दो क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे क्रोनोलॉजी वाले, पर इनडायरेक्टली पूछे हैं, इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है, ठीक है। यहाँ पे है डेक्कन प्लेटो, ये है सतपुरा रेंज, विंध्यान रेंज, देन मालवा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 विद विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने निम्नलिखित में से किस विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इस पर थोड़ा सा गैस वर्क करना थोड़ा मुश्किल है। इंडिपेंडेंट, पहला ऑप्शन क्या है? इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रिटी या वे ऑफ लाइफ, इसका तो पता ही होना चाहिए। विजिलेंट इंडिया एंड प्रोस्परस इंडिया और करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। देखो, करप्शन आ रहा है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करप्शन से डील करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो इन सब में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है आपको, ठीक है, तभी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार वर्ड से वर्ड जब हमें पता रहता है ना कि वर्ड टू वर्ड थोड़ा सा, तो उस वर्ड का मैच करके हम आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो है वो 4th ऑप्शन है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है, करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो ये इसका थीम था 2022 में, जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक था। अब देख लेते हैं हम सीवीसी के बारे में। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब सेट हुआ था? तो गवर्नमेंट ने 1964 में सेट किया था ये, 1964 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शांतानाम कमेटी। तो शांतानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये बनाया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू बना था ये। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आया था 2003 में, इसे स्टेटूटरी स्टेटस दे दिया गया था। इसमें देखो, एक चेयरमैन होता है इसमें, ठीक है, और 2 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं इनकी? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। रिकमेंडेशन एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर, कमेटी में कौन होते हैं? पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो इनके रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। 4 साल का इनका कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरोग्राफिक रेनफॉल इज करेक्ट। भारतीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 3rd ऑप्शन 4th। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन वार्म हमिड एयर स्ट्राइक ऑन द माउंटेन रेंज। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये जो होती हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। देखिए, ओरोग्राफिक जो रेनफॉल होती है, देखो ये मैं बताता हूँ आपको क्या होती है, समझाते हैं। देखो, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे यहाँ से मॉइस्चर लेके एयर आएगी, ठीक है,
जो वार्म हमिड एयर होती है, जब ये माउंटेन होते हैं तो इनके ऊपर ना ऐसे उठ जाती है वो ऊपर की तरफ, ठीक है, एलिवेट हो जाती है। और जब माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज है, देखो ये माउंटेन है, ठीक है, वेस्टर्न घाट से मान लेते हैं। तो ये जो एयर है ना ऐसे उड़ जाएगी, ऐसे उड़ जाएगी, और यहाँ पे जाके कोल्ड और कंडेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से जब वो कंडेंसेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इधर ही बारिश हो जाएगी, ठीक है। इधर बारिश हो जाएगी तो इस वाली साइड को बोलते हैं विंडवार्ड साइड, विंड वार्ड साइड। और इस वाली जब यहाँ पर जाएगी एयर तो डिसेंड कर जाएगी, इसका जो मॉइस्चर है माउंटेन के इधर साइड राइट साइड में, तो ये मॉइस्चर जीरो हो जाएगा, इसका मॉइस्चर ही नहीं रहेगा इतना, तो यहाँ पे बारिश होगी नहीं, तो इसे बोलते हैं लीवार्ड साइड, लीवार्ड साइड। और इसे दूसरा बोलते हैं रेन शैडो रीजन, ठीक है। तो ये आपको, ये इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी इधर की साइड। तो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में ऐसा होता है, और इधर साउथ अमेरिका में चले जाइए आप, ऐसे साउथ अमेरिका का मैप है, यहाँ एंडीज़ जो पर्वत हैं, जो माउंटेन है, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ठीक है, वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। तो आपको समझ के इसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। आपको नाम ध्यान रखना है, लीवार्ड साइड और विंडवार्ड साइड याद रखनी है। ये विंडवार्ड साइड है माउंटेन के इधर, जिधर वो एयर जाती है अपना मॉइस्चर लेके, वहीं के वहीं बारिश हो जाती है, जब ऊपर उठती है तो फोर्स करती है इसे ऊपर उठने के लिए माउंटेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, और देखिए दूसरा भी क्या है, इनके ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज करेक्टराइज्ड बाय सीजनल रिवर्सल विंड ऑफ दैट कैरी ओसेनिक मॉइस्चर, ओसेनिक मॉइस्चर नहीं, ये गलत है। इट अकर्स मेनली ड्यूरिंग समर्स एंड इट इज कॉमन ओवर इक्वेटोरियल डोल्ड्रम इन कॉन्गो बेसिन, नहीं ये तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि कॉन्गो बेसिन में ही होगा। दिस प्रेसिपिटेशन इज अ हैवी बट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, highly localized and is associated with minimum amount of cloudiness, no गलत है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोकलाइज नहीं होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। हु प्रोपाउंडेड द फेमस इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये एम सी स्क्वायर है भाई, इन 1905। तो 1905 में प्रसिद्ध समीकरण E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये तो भाई आपको सबको ही पता होगी, ये इक्वेशन किसने दी थी, तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा किसके बारे में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में। तो इन्होंने मेड सेवरल डिस्कवरीज इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक थ्योरी। तो इनकी जो डिस्कवरीज रही हैं काफ़ी रही हैं, ठीक है। ये है, नहीं नहीं नहीं, ये रदरफोर्ड की नहीं है, ये हिंसबर्ग की हैं। मेड सेवरल डिस्कवरीज इन क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक थ्योरी में इनका योगदान काफ़ी रहा है। रदरफोर्ड ने तो ये दिया है न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो न्यूटन के लॉ थे वो 3 लॉ थे। एक लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई मूविंग स्टेट में है तो वो मूविंग ही रहना चाहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तभी वो जाके रुकेगी या मोशन में आएगी। तो अगर कोई उस पर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अगर स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मूविंग स्टेट में है तो वो मूविंग डायरेक्शन में ही जाएगी, ठीक है। सेकंड जो होता है फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और थर्ड होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो थर्ड वाला लॉ होता है न्यूटन का, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिस पे जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो इसी पर वर्क करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने चारों के बारे में देख लिया। वार्नर हिंसबर्ग के बारे में देखो, इन्होंने काफ़ी डिस्कवरीज की हैं क्वांटम मैकेनिक्स में और एटॉमिक थ्योरी में, और न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, और रदरफोर्ड जो थे वो उन्होंने बताया था न्यूक्लियस, जो एटम के न्यूक्लियस के बारे में, कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हमारी इक्वेशन है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वाज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड इन 2021, एन एनुअल इवेंट टू रेज अवेयरनेस एंड फाइंड न्यूअर वेज टू कॉम्बैट करप्शन। तो जागरूकता बढ़ाने और भ्रष्टाचार से निपटने के नए तरीके खोजने के लिए
2021 एक वार्षिक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया था? तो इन्होंने डेट पूछ ली है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है 9 दिसंबर। ठीक है, डेज आपको पढ़ लेने हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस है एसएससी का, तो डेज पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डे। 15-20 इम्पोर्टेंट डेज देख लें जिन पे कुछ या तो कोई किसी से रिलेटेड है या फिर जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, वो सब देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसकी जो थीम थी अभी 2024 में, देखो थीम क्या थी इसकी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की, यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। तो ये आपको थीम याद रखनी है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। देखो 2024 में ये पेपर हुआ है और 2021 का करंट अफेयर पूछ रहा है, तो एसएससी का आपको पैटर्न पकड़ना है। देखो 2 से 3 साल पुराने जो करंट अफेयर्स हैं वो, और सेलेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं, जैसे डे पूछ लिया, पद्मा अवार्ड्स किसको मिले, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत रत्न किसको मिला, किससे इंस्ट्रूमेंट से कौन सा एसोसिएटेड है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड पर्सन कौन सा है, और डे के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रखा है मेंस में। और इसके अलावा जैसे कि पद्मा अवार्ड्स हो गए, भारत रत्न हो गया, ये किन व्यक्तियों को मिला है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी फेजेज आर इन्वॉल्व इन द सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया? तो भारत में जनगणना कार्यों में कितने चरण शामिल हैं? तो ये कितने चरण शामिल हैं बताओ आप। तो जनगणना जो सेंसस होता है वो कितने उसमें होती है चरणों में? तो वो 2 चरणों में होती है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखो जो पहला फेज़ होता है वो हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस होता है। दूसरा जो फेज़ होता है उसमें पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होता है। और देखिए 2011 का जो सेंसस था उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, जो डेंसिटी थी। और 2011 का सेंसस वो 15th सेंसस था। अभी 2021 में जो होने वाला था वो 16th सेंसस था, इसे कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया 2024-25 के लिए। स्लोगन क्या है 2011 का जो सेंसस हुआ था उसका स्लोगन क्या था? आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, और देखिए जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, जो सेंसस है इंट्रोड्यूस कब किया था? 1872 में। किसने किया था? लॉर्ड मायो ने। ठीक है, और पहली बार जो स्टार्ट केम इनटू फोर्स 1881 से पहला सेंसस माना जाता है जो ऑफिशियल था, जो सिंक्रोनस था। ये नॉन सिंक्रोनस था, ये सिंक्रोनस सेंसस था। तो इसके जो कमिश्नर थे सेंसस के वो थे WC प्लोडन, ये इसके कमिश्नर थे। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है 1872 में, और लॉर्ड मायो याद रखना है। ठीक है, फेज़ आपके 2 होते हैं और डेंसिटी कितनी थी? 382 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो सेंसस था 15 था 2011 में। और देखिए सेंसस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं प्री में 2024 के जो एसएससी सीजीएल का है उसमें सेंसस से देखो लिटरेसी रेट पूछ रखा है, फीमेल्स का पूछ रखा है, मेल्स का पूछ रखा है, इनका डिफरेंस भी पूछ रखा है। तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेना है जो 2011 का सेंसस हुआ था, नहीं तो मैं करा दूंगा एक लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द कॉटनी ग्रोथ ओवर अ स्टेल एंड मॉइस्ट ब्रेड नोन एज? बासी और नम रोटी पर कपास की वृद्धि क्या होती है, जिसे जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपको बताना है। देखो जो बासी और नम रोटी होती है उस पर कपास की वृद्धि क्या होती है? कुछ ऐसे फफूंदी सी लग जाती है ना उस पर, तो उसे क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम थोड़ा और दूसरे ऑप्शंस के बारे में। देखो एल्गी जो होता है फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है। लैक ऑफ वेल डिफाइंड बॉडी, इसकी अच्छे से डिफाइंड बॉडी नहीं होती। रूट स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होती हैं, इसमें ना तो रूट होती है ना स्टेम होती है, और लीव्स जो होती हैं एब्सेंट होती हैं। कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकती हैं एल्गी। तो ये एल्गी के बारे में था। अब आता है लाइकेंस के बारे में। देखो लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं एल्गी और फंगी के। इसमें क्या होता है कि एल्गी परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। ठीक है, और जो फंगी होता है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एल्गी को। ठीक है, और फंगी लैक्स क्लोरोफिल पिगमेंट यूज द फूड प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी। तो इसमें क्लोरोफिल का जो कंटेंट होता है, पिगमेंट होता है, वो फंगी में नहीं होता है, इसलिए जो फूड लेता है वो एल्गी से लेता है। एल्गी फूड बनाता है और जो फंगी है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है
एल्गील को, ठीक है। ग्रोज ऑन हार्ड सरफेस, देखिए जो लाइकेंस होती हैं वो हार्ड सरफेस पे ग्रो करती हैं, रॉक्स, वाल्स, ट्रीज, वाल्स जो ट्रीज के टंक होती हैं उन पे दे डोंट हैव रूट्स, तो इनमें भी रूट नहीं होती हैं। और जो बैक्टीरिया होती हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये बैक्टीरिया तो हर जगह मिल जाएंगे, अर्थ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो अबंडांट फॉर्म में है अर्थ में, एवरीवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। अ पार्ट ऑफ द सेल अदर देन द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा विच हैज़ डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड कैन दस मेक इट ओन प्रॉपर्टीन प्रोटीन इज नोन एज। तो नाभिक के अलावा कोशिका का एक हिस्सा जिसमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार यह अपने स्वयं के प्रोटीन बना सकता है कहलाता है। देखिए जो सेल का पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके अलावा डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं उसमें, किस पार्ट में, और अपना प्रोटीन भी बना लेता है वो, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए दैट डायरेक्ट्स राइबोसोम्स, इसमें डीएनए होता है और राइबोसोम्स को डायरेक्ट करता है टू प्रोड्यूस प्रोटीन दैट एक्ट एज ए एंजाइम इन एटीपी फॉर्म में। एनर्जी जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो एटीपी फॉर्म में करता है। राइबोसोम्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम्स। इट इज़ सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो मेम्ब्रेन से सराउंड करता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल द बिकॉज दे यूज एरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी, विच इज़ द सेल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। तो केमिकल जो एनर्जी होती है सेल की उसे प्रोड्यूस करता है एटीपी फॉर्म में, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। मेन तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए, और देखो क्वेश्चन से भी आप एक आंसर बना सकते हैं, डीएनए और राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है, और ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और जो राइबोसोम्स की लोकेशन है वो है साइटोप्लाज्म। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की उसके बारे में पूछा हुआ है, तो आपको बतानी है। देखो आर्टिकल 30 किससे डील करता है, इसमें क्या दे रखा है, ऑफ द आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो भाई माइनॉरिटी का राइट्स है इसमें, तो यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थोड़ी ना मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है यहाँ पे। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। बिल्कुल, जब स्टेट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस मैटर में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्ट जो मैटर है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ए वेरी वाइड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किसमें, 143 में है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब 4 देख लेते हैं, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन के थ्रू जाते हैं जब जो हाई कोर्ट है वो सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, तो ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड। तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है एक्सटेंड टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब मैंने बता दिया कि जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जब डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का तो उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो आर्टिकल 131 में दे रखा है। जब किसी मान लो जब सेंट्रल गवर्नमेंट का और किसी एक स्टेट का या एक से ज़्यादा स्टेट का डिस्प्यूट हो जाता है तो सीधा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लगती है, या फिर स्टेट का आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तब भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 31 के अंडर। याद रखना है, ये पूछा जा चुका है। आर्टिकल 32 प्रोवाइड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट।
तो जो आर्टिकल 32 है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है किसी को भी, ठीक है। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स जो ब्रीच हो रहे हैं, रिट इशू कर सकता है। तो 32 है जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। रिट इशू कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है और ऑर्डर दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो। और अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 226 के अंदर। लेकिन हाई कोर्ट में देखो फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं तब भी जा सकता है, और कोई दूसरे लीगल मैटर हैं, ऑर्डिनरी जो मैटर्स हैं उनके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 143 में। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट किस मैटर्स पर, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं और लॉ और फैक्ट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एडवाइजरी ले सकते हैं प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट पे ये बाइंडिंग नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट जो उसे उन्हें एडवाइस देगा तो वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होंगी, ठीक है। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, और देंगे किस पे, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस पे और क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे, ठीक है। तो जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 133 से लेके 136 तक, ठीक है। जो ये वाली है एपिलेट जुरिस्डिक्शन में सीधा हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करेगा तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है, ये कंटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए खुद को भी पनिश कर सकता है। और आर्टिकल 30 क्या है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जो वो एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। तो आर्टिकल 30, तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्ट 5 में आता है, चैप्टर 6 में, चैप्टर 6, और कितने से कितने आर्टिकल के बीच, आर्टिकल 124 से 147 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 14। नटराजा रिप्रेजेंट्स द डांसिंग फिगर ऑफ विच हिंदू डीटी। नटराज किस हिंदू देवता के नृत्य करने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बताइए आप। तो किससे रिलेटेड है जो नटराज की जो डांसिंग फिगर है, तो वो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अलग अलग देखो, जो ये है ना नटराज की जो जो डांसिंग फिगर है नटराज का, इसमें अलग अलग मुद्राएं हैं। देखो जो होलो होता है उनके पीछे, उसमें जो अग्नि होती है और सी को भी रिप्रेजेंट करता है, एक हाथ में उनके में डबरू होता है, एक हाथ में अग्नि होती है। उनको प्रोटेक्टर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर बोलते हैं जो शिवा हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ मनी इज आर ट्रू। मुद्रा के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है, राइट स्टेटमेंट पूछी है। तो पहली जो स्टेटमेंट है, मनी एज द यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है, मीन्स इट इज़ अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। मेजर करती है मार्केट वैल्यू गुड्स की, सर्विसेज की और अदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मेजर करती है वैल्यूज़, गुड्स की कितनी वैल्यूज़ है, सर्विसेज की और अदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो डिफर्ड पेमेंट क्या है, जैसे मैंने कुछ अभी ख़रीदा और इसकी पेमेंट मैं बाद में करूँगा, ठीक है, अभी नहीं करूँगा। इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फंक्शन बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमीज रियरली यूज़ मनी फॉर फ्यूचर पेमेंट। भाई मनी यूज़ करेंगी फ्यूचर पेमेंट के लिए, ऐसा थोड़ी ना होगा मनी यूज़ नहीं करेंगी। तो मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फंक्शन, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट। बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमीज रियरली यूज़ एज मनी फॉर फ्यूचर पेमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसकी स्टेटमेंट 1 इज़ द राइट आंसर। तो ओनली 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मनी को भाई डिफर्ड पेमेंट की तरह यूज़ करते हैं और सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, सिग्निफिकेंट है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना पहला जो स्टेटमेंट है वो राइट है। 16th क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज़ नोन एज। तो कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या को किस रूप में जाना जाता है, तो वो है
एवोगाद्रो कांस्टेंट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं थोड़ा। देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स पार्टिकल्स लाइक एटम, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स फाउंड इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये है एवोगाद्रोस के बारे में। जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, पार्टिकल्स हैं लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स फाउंड इन 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो 6.0022140857 की पावर इनटू, पावर नहीं है, इनटू है, गुना 10 की पावर 23 पर मोल जो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एवोगाद्रोस के बारे में नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूल्स फाउंड इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल में, सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स के। तो जो इसकी वैल्यू होती है 6.0022140857 इंटू 10 की पावर 23 मोल पर मोल। पर मोल बोल सकते हैं या फिर मोल -1 इन्वर्स में लिख सकते हैं। अब रेडबर्ग्स कांस्टेंट क्या होता है? द फंडामेंटल कांस्टेंट है यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये वेवलेंथ की कैलकुलेशन में और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में यूज होता है, और एटॉमिक फिजिक्स में है ये जो यूज होता है। फंडामेंटल कांस्टेंट यूज इन एटॉमिक फिजिक्स कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये हमने देख लिया रेडबर्ग के बारे में। अब देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी कैरिड बाय अ सिंगल फोटोन एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज और इक्वल टू द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिवाइडेड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको याद रखनी है डेफिनेशन प्लैंक्स कांस्टेंट की। ठीक है भाई, तो रिलेशन होता है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन एनर्जी कैरिड बाय अ सिंगल फोटोन एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। उनका रिलेशन है सिंगल फोटोन का और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज का, और इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिवाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यह डेफिनेशन याद रखनी है आपको, आ सकती है, पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। फेराडे कांस्टेंट क्या है? ये एग्जाम में आया हुआ है। फेराडे कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू है 96485 कूलम पर मोल। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन। तो एक उष्णकटिबंधीय किसके बीच स्थित है? तो आप बता सकते हैं। देखो, इसका अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है तो इस आंसर को निकाल ले जाओगे आप। इसका आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बिल्कुल सही बात है। देखो, ये अर्थ है कुछ इस तरह से, यहाँ पे है इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बाद आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे, और ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो इनके बीच में पूछ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच वाला जो जोन है उसको क्या बोलते हैं? तो टॉरिड जोन बोलते हैं उसे। ठीक है, हीट सरप्लस रीजन होता है ये। वो ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, टॉरिड जोन भी बोलते हैं, और हीट सरप्लस रीजन है ये। 23 सही 1/2 डिग्री पे होता है ये, 23.5 डिग्री पे। ठीक है, दोनों तरफ, नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल है वो ये है, अंटार्कटिक सर्कल ये है, नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखिए, ये हमने देख लिया टॉरिड जोन। अब देखते हैं, देखो, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच, ये तो नॉर्थ पोल है और ये है आर्कटिक सर्कल, यहाँ से यहाँ तक आर्कटिक सर्कल है। इसके बीच में जो पोल जो होता है वो क्या होता है? फ्रीज जोन। फ्रीज जोन होता है, बिल्कुल ठंडा एनवायरनमेंट। टेम्परेट जोन भी बोलते हैं, फ्रीज जोन भी बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो होता है टेम्परेट जोन होता है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद जो होता है वो टेम्परेट रीजन होता है। और जो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल, ये तो नॉर्थ पोल है और ये आर्कटिक सर्कल है, तो इनके बीच जो होगा वो फ्रीज जोन होगा। ठीक है, अब अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, देखो, ये मैं कह रहा था ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इनके और इसके बीच में कौन सा जोन होगा? टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन होगा।
तो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, तो ये आर्कटिक सर्कल है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसके बीच में टेम्परेट जोन होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। थोड़े से कंसेप्चुअल है ये, आपको अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ी है आपने तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप निकाल ले जाएंगे, बहुत टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ओ भाई, इसका तो क्वेश्चन ही गायब है। चलो इसे नेक्स्ट वाले सीरीज में करवा देंगे, ऑप्शंस दे रखे हैं आंसर भी दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन 1893 इन शिकागो। तो निम्नलिखित में से किसने 1893 में आयोजित अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन धर्म संसद में भाग लिया शिकागो में। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने मेंस में। तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी विवेकानंदा। ठीक है भाई, स्वामी विवेकानंदा का जो देख लेते हैं थोड़ा उनके बारे में। तो जो स्वामी विवेकानंदा का जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता, और इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है इसी को नेशनल यूथ डे के नाम से मनाते हैं हम। 12 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इसी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं हम। इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड इंडियन फिलोसफीज ऑफ वेदांता एंड योगा। तो इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाई थी इंडियन फिलोसफीज वेदांता और योगा को, इसके लिए वर्ल्ड के लिए। और इस इनकी जो बुक हैं वो हैं राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, जन योग, ये सब इनकी बुकें हैं। और ये इनके जो गुरु थे वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस जी। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी 1897 में, 1897 में, और इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना भी करी 1899 में। उसके बाद जो स्वामी सहजानंद है, स्वामी सहजानंद के बारे में देख लेते हैं। देखो, स्वामी सहजानंद अभी पीजेंट लीडर थे ये, और फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1829 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में। और हिंदू वीकली इन्होंने निकाला था, हुंकार पटना से, और इन्होंने बक्सत मूवमेंट ये वाला, तो इन्होंने बक्सत मूवमेंट चलाया था बिहार में 1937 से और 1938 तक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब देखिए, जो राजा राम मोहन राय हैं इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा के नाम से जाना जाता है। ये सोशल रिफॉर्मर है, पॉलिटिकल रिफॉर्मर है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी काम्स किए हैं सोसाइटी में रिफॉर्म्स को लेकर। तो इनकी जो कुछ बुक्स हैं या फिर कुछ जो वर्क्स हैं इनके जो इन्होंने पब्लिश किए थे वो है संवाद कुमुदी, मिरातुल अकबर, तुहफत उल मुआउद्दीन। और इन्होंने आत्मीय सभा 1814 में स्थापित की, और ब्रह्मो सभा 1828 में, जिसका नाम चेंज करके ब्रह्मो समाज हो गया था। और इन्होंने सती प्रथा को एंड करवाया, काफ़ी जोर दिया उस पर। तब जाकर विलियम बेंटिक ने 1929 में एक्ट आया था जब सती प्रथा एंड हुई थी। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। ठीक है भाई, तो ये इनके बारे में ध्यान रखना है आपको। अब देख लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका जो बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी, मूल शंकर था। ठीक है, इन्होंने ही दिया था स्लोगन बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, कौन सा बताओ, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस 1876 में। और इन्होंने और क्या काम किए थे बताओ, आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज 1875 में। ठीक है, पहले बॉम्बे में, फिर इसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर दिया था। और क्या चीज़ है इनके बारे में बताओ। इनकी जो फेमस जो वर्क है इनका वो है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, चारों के बारे में मैंने बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मैच द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस कंसेप्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित माइक्रो फाइनेंस अवधारणाओं को उनके विवरण के साथ सुमेलित करें।
तो देखना है ऑप्शन ए क्या कह रहा है, माइक्रो क्रेडिट, ऑप्शन बी माइक्रो सेविंग, ऑप्शन सी माइक्रो इंश्योरेंस और सोशल कोलेट्रल। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से कैसे करेंगे हम। आपको पता है सिर्फ माइक्रो क्रेडिट्स क्या होते हैं, तो माइक्रो क्रेडिट्स क्या होते हैं, तो ये है माइक्रो क्रेडिट की डेफिनेशन। स्मॉल लोन्स प्रोवाइडेड टू एंटरप्रेन्योर्स टू पुअर टू क्वालिटी फॉर ट्रेडिशनल बैंक लोन। तो इसके बारे में देखो एक स्टेटमेंट पता है बस हमें ये वाली, या फिर कोई दूसरी पता है, हम यही मान लेते हैं यही पता है हमें। तो अब देखिए पहले का फोर्थ किस में है, तो पहले का फोर्थ है इसमें, सिर्फ इसी में मिलेगा आपको। दूसरी देखो इस स्टेटमेंट में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर दो में होता तो फिर हम उन दोनों में से देखते। अगर आपको इसका कंफर्म पता है माइक्रो क्रेडिट क्या है, तो स्मॉल लोन प्रोवाइड टू एंटरप्रेन्योर्स टू पुअर टू क्वालिफाई फॉर ट्रेडिशनल बैंक लोन। ठीक है, तो ये अब पहले का फोर्थ सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, और सबको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं ये, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर आपको ऐसा आता है। आता नहीं है ये क्वेश्चन और स्टेटमेंट नहीं आती हैं, लेकिन आपको एक आती है, तो ऑप्शन को ज़रूर देखें आप, उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, आपको इनमें से एक भी पता है तो हो जाएगा। अब देखिए माइक्रो सेविंग क्या होता है, तो माइक्रो सेविंग क्या होता है, स्मॉल ऑफन पीयर मॉनिटर्ड सेविंग प्रोडक्ट्स डिज़ाइन फॉर लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन है ये, और स्मॉल पीयर मॉनिटर्ड है, इनमें से ही कोई एक मॉनिटर करता है जो माइक्रो सेविंग होती है। ठीक है, डिज़ाइन फॉर लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, तो माइक्रो इंश्योरेंस होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पेरिल फॉर लो इनकम पॉपुलेशन। अब देखिए आपको ये आता है जैसे माइक्रो फाइनेंस, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पेरिल फॉर लो इनकम पॉपुलेशन। तो देखिए सी का दूसरा देखेंगे हम। अब देखिए सी का तीसरा इसमें है, सी का पहला इसमें है, सी का पहला इसमें है, लेकिन सी का दूसरा सिर्फ इसी स्टेटमेंट में है, तो ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हम इस वाले ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोनों बता दिए मैंने, दो ऑप्शन। अगर आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये नहीं पता है, तो यही पता है माइक्रो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पेरिल फॉर लो इनकम पॉपुलेशन के लिए। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल एसएल मीन्स में आया हुआ है। ठीक है, 2024 के। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये PYQ सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई देखो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर जो आपको कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, PYQ सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो अपना जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए हम यहीं पे अपनी जो क्लास है उसे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो अभी आने वाला है। तो हमसे जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए भाई। जय हिंद, धन्यवाद।